स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इस क्लास के माध्यम से, उनके लिए बता देना चाहता हूं कि एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर 1 के अंतर्गत हम लोग शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये आपका चौथा लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम शिक्षण के उद्देश्य यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न अक्सर इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। और जो लोग इसके पहले हमारे जो लेक्चर हुए हैं उसको वॉच नहीं कर पाए हैं, तो पूरे लेक्चर्स की एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और पहले कमेंट बॉक्स में है, तो आप लोग जाकर उसको वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए और सारे लेक्चर आप लोग देखते रहिए। तो बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक सूचना आधारित समाज में हम रहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा आशय ये होता है कि हम अपने स्टूडेंट को उन जानकारियों से अवगत करा सकें या उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद कर सकें जो कि हमारे जो स्टूडेंट प्राप्त करना चाहते हैं। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ये यही होता है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, उनको हम ज्ञान प्रदान कर सकें ताकि वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। यहाँ पर फ्रेंड्स, शिक्षण के जो निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उनको जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है आपका ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, दूसरा है गैने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। यहाँ पर गैने को कई लोग गैगने भी बोलते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर उच्चारण कर सकते हैं। गैगने एंड ब्रिग्स बोलिए या फिर गैने एंड ब्रिग्स बोलिए, ठीक है, ये आप पर है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं उसमें हम पहले चर्चा करेंगे ब्लूम्स क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका ब्लूम्स क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो वर्गीकरण आया था ब्लूम के द्वारा, ये कब आया था? 1956 में आया था। तो शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को ब्लूम ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। इनको ब्लूम्स 3H के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 3H हैं क्या क्या हैं? पहला H मतलब हेड, दूसरा H मतलब हार्ट, तीसरा H मतलब हैंड। तो हेड का मतलब ज्ञानात्मक हो गया, हार्ट का मतलब भावात्मक हो गया, हैंड का मतलब मनोसंचालित हो गया, ठीक है। तो इनको जो है ब्लूम्स 3H के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, हेड, हार्ट, हैंड। हेड मतलब ज्ञानात्मक, हार्ट मतलब भावात्मक और हैंड मतलब मनोसंचालित। हालांकि इसको हमने आपकी सुविधा के लिए 3 बॉक्सेज में रख दिया है ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहला H, दूसरा H और तीसरा H है। पहला H क्या है? हेड मतलब कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। दूसरा H मतलब हार्ट यानी कि भावात्मक, जो आपकी भावनाएं होती हैं कहाँ पर आती हैं? दिल में आती हैं, हार्ट में आती हैं, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा हो गया साइको मोटर डोमेन, ठीक है, यानी कि हैंड से आप काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो ये हो गया आपका साइको मोटर। तो ये आपके 3H हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार से स्टार्ट करते हैं, मतलब सबसे पहले देखते हैं जो हमारा यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन है ये क्या होता है, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल क्षमता के विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको प्रदान की जाती हैं वो सिर्फ आपके ज्ञान में वृद्धि करती हैं। तो यह इसको जो है कुल मिला के हम 6 टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहला तो हो जाएगा आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान, दूसरा हो जाता है कॉम्प्रिहेंसन, अवबोध यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, तीसरा हो गया एप्लीकेशन, आप उसका उपयोग कर सकें, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस और इवोल्यूशन। तो पहला टॉपिक देखते हैं ज्ञान। तो देखो फ्रेंड्स, यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद करने से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो ये एक ज्ञान हो गया। अब मैं आपको ये बताऊं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसकी आज़ादी में हमारे देश के तमाम वीरों ने और हमारे देश के महान सपूतों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया। बड़ी मुश्किल से हमें ये आज़ादी मिली है। हमें अपना सब कुछ गंवाकर अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है।
तो इससे आपको एक अवबोध होगा कि सबसे सर्वोपरि तो हमारा देश ही है, सर्वोपरि हम नहीं हैं, मतलब हम रहें ना रहें यह देश रहना चाहिए। तो ये आपको अवबोध हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आपको ज्ञान मिल गया, अब आपके अंदर अवबोध आ गया, अब आप उसका उपयोग करेंगे, उसका एप्लीकेशन करेंगे। मतलब तब आप क्या करेंगे, अब आगे जो भी काम आप करेंगे उसमें देश को क्या करेंगे, आप सर्वोपरि रखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो भी घटनाएं घटेंगी आपके आसपास, आप उसका विश्लेषण करेंगे, उसको समझेंगे कि यह उचित है या नहीं है। और यहाँ पर विश्लेषण और संश्लेषण यानी कि एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों क्रमशः एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्लेषण का मतलब होगा प्राप्त सूचना को घटकों में बांट देना, और संश्लेषण का मतलब होता है कि घटकों को समायोजित करके सूचनाओं को एक बड़े आकार में समायोजित करना। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि काम जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ये हमारा जो है कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत कुल मिला के 6 बिंदु आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम दूसरे एच के बारे में, यानी कि भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अफेक्टिव डोमेन है इसको भी हम 5 बिंदु में समझेंगे। ठीक है। तो भावात्मक मतलब जो चीज़ें आपके अवबोध में आई हैं, जो चीज़ें आपके दिल में आई हैं, जो चीज़ें अब आप समझ पा रहे हैं अपने दिलो दिमाग से। तो यह ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव, यानी कि आपका जो एटीट्यूड है, आपको जो प्रेरणा मिली है, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की जो सहभागिता होगी, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानते हैं, जीवन में अनुशासन जैसे जो मूल्य आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, पहले तो रिसीविंग आएगा, यानी कि आग्रहण, सुनने की इच्छा होगी। इसके बाद क्या करेंगे, जब आप सुन लेंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करते समय आप उसकी वैल्यूइंग भी करेंगे, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। फिर यहाँ पर आएगा ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर निरूपण यानी कि कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ें आती हैं किसके अंतर्गत, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के बारे में, यानी कि साइकोमोटर डोमेन क्या होता है। तो ये तीसरा एच होगा। तीसरा एच का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलेंगे मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, यानी कि अपने तीसरे एच की ओर, यानी कि हैंड की ओर, जिसको आप कहेंगे यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो बेसिकली हम इसको मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है, यानी कि आपने क्या सीखा, अब आप उसको कैसे करेंगे। साइकोमोटर का मतलब ही यही होता है। तो इसमें क्या होगा कि एक तो आपका इमिटेशन, प्रतिरूपता, मतलब कि किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा हो जाएगा मैनिपुलेशन, यानी कि एक शिक्षार्थी जो होगा वो मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि उसका जो आत्मविश्वास है बढ़े। तीसरा हो जाएगा परिशुद्धता। ठीक है। मतलब यह कहा जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो मतलब बार बार करना ताकि आप उस कार्य में शुद्धता हासिल कर सकें। फिर आ जाएगा आपका आर्टिकुलेशन, मतलब ये भी स्पष्ट अभिव्यक्ति, ये आपके अभ्यास पर ही डिपेंड करती है, बार बार करना पड़ेगा आपको। फिर आप क्या करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, प्रकृतिकरण। इसमें कौशल को आत्मसात कर लिया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप बन जाता है, एडॉप्ट कर लेता है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि गैगने और ब्रिग्स के द्वारा जो शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी समझिए आप। गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया है कि गैगने और ब्रिग्स ने कहा कि शिक्षण उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं उनको हम पहले इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी कि बौद्धिक कौशल, यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद दूसरा होगा ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। तो इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को
विकसित करने के लिए विधियों और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। यानी कि खुद में जो इम्प्रूवमेंट हम लाएंगे, जिन विधियों को आप अपनाएंगे उनको कहेंगे कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। जैसे कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तथ्य आपको याद नहीं हो रहे हैं, आप बार बार लिख के पढ़ रहे हैं या रट रहे हैं, तो आपकी जो रणनीति है वो आपके अवबोध यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रेटजी पर आधारित करेगी। फिर होता है यहाँ पर मौखिक सूचना, ओरल इन्फॉर्मेशन, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन। और फिर होगा आपका मोटर स्किल्स। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो आप कार्य करते हैं और चीज़ों के साथ जो आप सामंजस्य बैठाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड। अंततः जब शिक्षा आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जो नज़रिया होता है वो बदलता है, दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक है और आज की क्लास ज़रूर संक्षिप्त में है, लेकिन आगे चल के हम अपने क्लासेस को लगातार जारी रखेंगे, बशर्ते कि आप सहयोग देते रहें लाइक और शेयर करके, ताकि अधिक से अधिक लोग इन क्लासेस से जुड़ सकें। अगर क्लासेस को समझने में कोई दिक्कत आ रही है या मीडियम में कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप कहेंगे तो इसको मैं थोड़ा और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो ये होगा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण के सूत्र होते हैं उसको जानेंगे, साथ ही साथ जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, टीचिंग प्रिंसिपल्स, ये 2 टॉपिक कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो अगला लेक्चर कब होगा? कल शाम को 6 बजे। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।